मैं एक बार दोबारा से बता दूं। ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि एक कन्वेक्स लेंस है, पहले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर कोई लेंस है मेरे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, और ये जिस मीडियम में रखा है वो μ2 है। और तुम्हें पता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन है लेंस से। तो जब कोई लेंस अपने से ज्यादा डेंस मीडियम में रखा जाएगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग बिहेवियर। तो ये बिहेव करेगा एज ए डाइवर्जिंग लेंस की तरह, याद रखना। दूसरा हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस विद द वेवलेंथ। तो कैसे बनाओगे, तुम्हें पता है पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ म्यू माइनस में 1, 1 बाय आर वन माइनस में 1 बाय आर टू। ये चीज फिक्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो तो पावर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया, इसी वजह से ग्राफ देखोगे तो आपके पास ये रेसिप्रोकल ग्राफ जाएगा। नो, तीसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम एट एंगल इंसिडेंट इतना एंड इज रिफ्लेक्टेड टू सेकंड मीडियम एट एंगल आर पे। तो ग्राफ साइन आई वर्सेस साइन आर का ऑब्वियसली ऐसे जाता है, पता ना, क्योंकि साइन आई इक्वल टू कितना होता है, म्यू टाइम्स में साइन आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, एकदम ग्राफ ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तुम्हें पता है कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, सी बाई वी होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यानी कि टू फाइंड क्या करना है मुझे इसमें, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम। और ये कितना होगा, तो पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा, म्यू ऑफ 2 डिवाइड बाय म्यू ऑफ 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा साइन आई बाय साइन आर के इक्वल होता है, बताया ना। हाँ भाई यही होता है ना, 2 डिवाइड बाय 1, बताया ना, साइन आई। हाँ, साइन आई बाय साइन आर जिस मीडियम में गया है दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, म्यू2 बाय म्यू1 होता है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो तो इस वाले ग्राफ में जो इसका स्लॉप होगा, स्लॉप क्या होता है, टेन थीटा होता है, थीटा में दिया हुआ है। स्लॉप क्या होगा, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, यानी कि साइन r डिवाइड बाय साइन i होता है, ये होता है ना भाई। तो साइन i बाय साइन r तो वापस क्या हो गया, स्लॉप हो गया। और स्लॉप क्या हो गया, टेन थीटा, नहीं स्लॉप हुआ ये, या रेसिप्रोकल ऑफ स्लॉप हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। हाँ। तो v1 बाय v2 यहाँ पे क्या बन गया, 1 बाय स्लॉप बन गया। और स्लॉप क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा। तो टेन थीटा, या फिर आंसर दे दो तो कोट थीटा। तो याद रखना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कोट थीटा के। किसके रेशियो आएगा, कोट थीटा के। यानी कि सिंपल अगर मैं वर्ड एक लाइन में बोलूं तो मेरे पास v1 बाई v2 जो आएगा वो आएगा कोट थीटा आएगा, क्योंकि थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फिनोमेनन। ध्यान दो, फोर्थ में पहला, इसकी दो कंडीशन है। पहला क्या बताया था मैंने, द रे शुड पास करनी चाहिए कहां से कहां तक, डेंसर से रेयरर। हाँ, टीआईआर की कंडीशन क्या है, द रे शुड पास थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर रेयर मीडियम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, हाँ दूसरी कंडीशन क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। हाँ, इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ना। दूसरा है तुम्हारे पास, write the relation between the refractive index and critical angle of the given pair of optical medium। तो पता है कि रिलेशन लिखना है, खाली ड्राइव नहीं करना, याद रखना। तो अगर मुझे रिलेशन लिखना है तो तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय साइन सी होता है, या फिर आप कह सकते हो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होता है। तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आप लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक कन्वेक्स लेंस है, मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यानी कि कन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है,
और जिस मीडियम में रखा गया उसका कितना है, n1 है। तो पहले केस में जब n1 इज इक्वल टू n2 होगा तो तुम्हें पता है कि रे सीधी सीधी जाएगी, तो ये जाएगा, खाली ट्रेस करना है पाथ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रेस करना है। तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, जब n1 लेस देन है n2 यानी कि लेंस डेंसर है और मीडियम रेयर है, तो जो इसका नेचर होगा वही सोगेगा। ये इसका नेचर क्या है, कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्ज कर देगा रे को इसमें फोकस पे। ना तीसरे केस में इसका हमें दिया हुआ है n1 इज मोर देन n2 यानी कि लेंस से ज्यादा डेंसर है मीडियम। तो जब लेंस अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रखा जाता है तो ये अपनी बिहेवियर को क्या कर देगा, एकदम अपोज कर देगा, यानी कि कन्वर्जिंग है तो अब ये क्या कहेगा, उसे डाइवर्ज करेगा। कन्वर्जिंग है तो डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्ज कर देगा। तो ये रे डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि ट्रेस द पाथ करना है तो आपको ये रे डायग्राम बनाना है। याद रखना एक ना एक क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं सिमिलरिटी क्वेश्चन में, 10 नंबर से ज्यादा ही क्वेश्चन रिपीट होंगे ना। अगला क्वेश्चन है ये, ए jar of white H is filled in the transparent liquid of refractive index nu. At the center of the jar on the bottom of the surface is dot. ध्यान दो, एक जार है, ये कुछ ना कुछ मीडियम से भरा हुआ है और इसके सेंटर पे एक डॉट है। हम चाहेंगे कि डॉट ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि हम कितने डायमीटर का रखेंगे, ऑब्वियसली हम एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल तक का डायमीटर का डिस्क इसके ऊपर रखेंगे, है ना, एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल तक का। क्यों, क्रिटिकल एंगल से पहले जो भी रे होगी वो बाहर निकल सकती है, और बाहर निकलेगी तो वो हमें दिखाई देगा, हमें नहीं देखना उसे, तो हम चाहेंगे नहीं कि ये वाली रे बाहर निकले, तो इसके ऊपर एक डिस्क लगा देंगे ये। तो उस डिस्क का रेडियस हो गया मान लो r, ये r, ये एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल c। अगर ये क्रिटिकल एंगल है, अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया c। तो मुझे पता है इस फिगर में कि साइन c एक्चुअली कितना होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर r और ये क्या है h है, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, यानी कि r डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ये हो गया साइन c। और साइन c अगर मैं देखूं तो कितना आएगा भाई, साइन c इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई म्यू होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, म्यू r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ये आएगा। तो आप अगर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आर स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, आर को एक साइड में निकालो तो म्यू स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, h स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो h डिवाइड बाई क्या आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस में 1। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ डिस्क क्या आएगा, जो हमें डायमीटर चाहिए, रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ डिस्क, डायमीटर ऑफ डिस्क अगर मैं निकालूं तो डिस्क का डायमीटर कितना होता है 2r, यानी कि 2h डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस में 1, ये होता है। याद है जाएगा, बताइए मुझे, हाँ जी याद है जाएगा ना, बोलिए बेटा, हेलो। यस सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इस वाले टेस्ट में, संडे वाले टेस्ट में। क्वेश्चन वो ये नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, कर दोगे आप आसान सा। वैसे ये कंसेप्ट आ गया ना समझ में ना, आगे समझिए। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, ध्यान दो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के, मगर आपको देखो तो ध्यान से कि यहाँ पे इस लेंस का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 60 पे, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, देखो तो फोकल लेंथ सभी लेंसेज का कितना है, इक्वल है, कितना है 30 सेंटीमीटर। इसका भी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और इसका भी 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है फाइनल इमेज यहाँ पे बनी है आई, अगर ये फोकल लेंथ है, यानी कि फोकल लेंथ में इमेज बनी है, तुम्हें पता है कि फोकल लेंथ पे इमेज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रे कैसी आनी चाहिए थी, इस पे पैरेलल आनी चाहिए थी,
आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बताइए। 30 सेंटीमीटर पे बनी है इमेज, फाइनल इमेज, और 30 सेंटीमीटर इसका फोकस है, यानी कि फोकस पे फाइनल इमेज बन रही है। तो फोकस पे अगर फाइनल इमेज बन रही है, इट मींस क्या हो गया, फोकस पे कब बनेगी, जब रे पैरेलल इंसिडेंट हो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं, बताइए ना, बोलो बेटा। हेलो, हेलो, कोई है या फिर कोई भी नहीं है? यस सर। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो अगर मैं फॉर लेंस L1 की देखूं, फॉर L1 के लिए ऑब्जेक्ट U कहां पे भी 60 सेंटीमीटर पे है ना, तो V निकालना कहाँ बनेगी इमेज, और इसका जो F है वो कितना प्लस का 30 है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा L1 के लिए माइनस का 1/U प्लस का 1/V इक्वल टू 1/F। तो माइनस का 1/U माइनस का 60 हो गया, प्लस का 1/V, V तो V हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 30 हो गया। तो 1/V इक्वल टू कितना हो गया 1/30, और ये यहाँ पे जाएगा माइनस का 1/60, सॉल्व हो गया तो 1/60 आ जाएगा टोटल, क्योंकि एलसीएम देखो तो 60 आएगा, 2 माइनस में 1 बनेगा, तो कितना आएगा 1/60 ही आएगा, यानी कि V कितना आ गया 60। तो यानी कि पहले लेंस में अगर मैं L1 की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 60 पे, तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी 60 पे बनेगी, है ना भाई। क्यों क्यों बनी है सर, क्योंकि आप देखो तो फोकस इसकी 30 है, तो 30 का डबल कितना हो गया, यानी कि 2f का ऑब्जेक्ट है, और 2f पे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनती है 2f पे बनती है, पता है ना इस बात का, पता है ना बेटा 2f की इमेज 2f पे ही। हाँ, तो अब 2f पे बनी है इसकी इमेज। अब मुझे पता है कि L1 के लिए ये तो हो गया L1 के लिए इमेज कहाँ पे बनी 60 पे, मगर L2 में से मुझे पैरेलल बीम निकालनी है। पैरेलल बीम तो जब बनेगी ना जब ये फोकस हो इसका, यानी कि ये इसका फोकस होना चाहिए, फोकस होगा तो क्या होगा पैरेलल जाएगी, दे जाएगी नहीं जाएगी बताइए, और फोकस के लिए ये कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, है ना भाई। इसकी इमेज हमने देखी 2f की इमेज 2f पे बन गई यूं, 2f की इमेज 2f पे, मगर ये अब मुझे पता है कि फाइनल इमेज यहाँ पे बनी है 30 पे, यानी कि फोकस पे, फोकस पे जब बनेगी जब ये पैरेलल होगी, और पैरेलल कब आएगी जब यहाँ पे ये इसके फोकस पे हो। तो यहाँ पे देखो तो देखो सम रे डायग्राम से आपको सेपरेशन निकालना है, फ्रॉम रे डायग्राम से सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2 कितना आएगा, कोई बताएगा। L1 एंड L2 एज कितना आएगा भाई 90। हाँ 60 प्लस में 30, यानी कि कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अच्छा, अब L1 L2 और L3 के बीच में तुम्हें पता है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनी है, इसके फोकस पे बनी है, तो फोकस पे होने के लिए ये पैरेलल आनी चाहिए। अब ये पैरेलल इन दोनों के बीच में पैरेलल, क्योंकि पैरेलल तो यहीं से बन गई है ना L2 से बन गई है, तो अब इस इमेज इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी रख दूं, मान लो मैं यहाँ पे भी रख दूं, तब भी रे इस पे पैरेलल लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। तो यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, तो ऑल्सो सेपरेशन बिटवीन, अगर मैं निकालूं सेपरेशन बिटवीन L1 L2 एंड L3 इज एनी हो गया, इज एनी फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेपरेशन का कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया जब इससे पैरेलल जा रही है और वो पैरेलल भी यहाँ पे बनेगी तभी तो फोकस पे बनेगा, और पैरेलल तो पैरेलल ही रहेगी, चाहे मैं इस लेंस को L3 को यहाँ पे रख दूं या L3 को यहाँ पे रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल तो L2 से निकल रही है। इसी वजह से कहीं पे भी हो सकता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए मुझे। नो सर। ठीक, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है अगले संडे वाले टेस्ट में, ये जो 7th है ना। अब एक क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्लास में करवाया था, उसमें ट्रिक भी बताई थी कि अगर कोई एक बल्ब एक वॉल पे है
और दूसरी वॉल पे उसकी इमेज बनानी है मुझे, और बीच में मैं एक फोकल लेंथ रखूं, दूसरी वॉल पे इमेज बनानी। तो कभी भी ऐसे केस में दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर s पता है तो हमें पता होना चाहिए जो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ होगा वो कितना होता है, s/4 होता है। पता है ना, बताया था, याद है या भूल गए? Yes, sir. हाँ, s/4 होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे s क्या है, दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी ली है, 3 मीटर, तो 3/4 मीटर आ गया, यानी कि 0.75 मीटर हो गया। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। और इसमें जो और में दिया हुआ है, और वाले का ध्यान से सुनो, इसके भी मैंने क्लास में करवाया था। हमें दिया हुआ स्क्रीन इज प्लेस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, हमें कैपिटल डी मान लो, वो कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर। और याद हो तो मैंने बताया था कि किसी भी दो पोजीशन के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी, दो पोजीशन के लिए। तो उन दोनों पोजीशन के बीच का सेपरेशन मुझे दिया हुआ है डी यहाँ पे। तो मैंने इस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था, डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल डी। याद है? ये एज ए ट्रिक में मैंने बताया था तुम्हें कि अगर सेपरेशन दो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दी है और दो लेंसेज के बीच की दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d होता है। अब डी कितना है यहाँ पे, 90 का स्क्वायर माइनस में सेपरेशन देखो तो कितना है, 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, और ये कितना है, 90। तो आप देखो तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लगाओ तो a माइनस बी 70 हो गया, a प्लस बी 110 हो गया, डिवाइड बाई नीचे कितना है, 360, एक जीरो से जीरो कट गया, तो 770 डिवाइड बाई 36 आ गया। इसे सॉल्व कर देना तो इतनी मीटर की फोकल सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आ जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए मुझे। Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें याद रखना एज ए ट्रिक में, ठीक है नो। अगला क्वेश्चन ये वाला मैंने क्लास में कई बार करवाया हुआ है। इन तीनों में देखो तो खासियत क्या है कि तीनों का इंसिडेंट एंगल कितना आ रहा है, 45 का। तीनों का इंसिडेंट एंगल आप निकालोगे तो 45 का आएगा। अब तुम्हें पता है कि सिंस, मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तुम्हें पता है कि सिंस हमने देखा था सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/μ। इसका मतलब क्या हो गया, जो सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो अगर मैं कहता हूं कि इफ म्यू बढ़ेगा तो सी घटेगा एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही होगा ना। तो पहले केस में ध्यान दो, अगर मैं मान लूं कि इफ म्यू की वैल्यू 1.41 है यानी कि √2 है, देन कोई मुझे बताएगा सी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है अभी, 45 पे होता है ना 45, बोलिए बेटा। यस Yes, सर। sir. तो 45 पे होगा। अब ध्यान दो इसमें, अब नाउ पहले अगर मैं कहता हूं कि इफ म्यू की वैल्यू लेस देन 1.41 है, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन हो गई, ध्यान देना, तो पता है कि म्यू और सी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू की वैल्यू 1.41 थी तो सी की वैल्यू 45 है। अगर म्यू क्या है, लेस देन 1.41 है, तो देन सी की वैल्यू क्या होगी भाई, सी मोर देन 45। भाई ये लेस है तो ये मोर होगा ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है। बताइए होगा नहीं होगा, रेसिप्रोकल है ना बेटा, एक वैल्यू घटेगी यस सर। बढ़ेगी। अगर म्यू की वैल्यू में √2 लगता हूं तो 45 है, अगर √2 से कम रखूंगा तो ये मोर देन 45 होगा। और 45 क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो देयरफॉर क्या ये टीआईआर शो करेगा, टीआईआर की कंडीशन क्या है, इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो देयरफॉर द रे, अच्छा ये देखिए कौन सी रे में 1.41 से कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसमें कम है भी, पहली वाली रे में, क्योंकि पहली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, तो पहली में। तो देयरफॉर द रे 1 डू नॉट शो टीआईआर, ये टीआईआर शो नहीं करेगी, एंड गेट एमर्ज, कहां से कर जाएगी भाई, एमर्ज आउट फ्रॉम फेस, कौन से फेस से एमर्ज आउट करेगी, फ्रॉम फेस एसी, और वो एसी से एमर्ज आउट हो जाएगी। दिख रहा है,
यानी कि यूं बाहर निकल जाएगी, क्योंकि टी आई आर तो सुखेगा नहीं, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यूं बाहर निकल जाएगी पहली वाली। मगर अगर मैं कहता हूं कि इफ म्यू इज मोर देन 1.41, अगर म्यू मोर देन 1.4 है तो सी क्या होगा, कोई बताएगा? सी क्या होगा? लेस देन 45 हो गया। और 45 क्या इंसिडेंट एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, है ना। अब देखो तो 41 से बड़ा कौन सा है, एक ये वाला एक ये वाला, ये कौन सा है, रे 2, और ये कौन सा है, रे 3। तो देयरफॉर द रे कौन कौन सा 2 and 3 हैज इंसिडेंट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल। अगर वो मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो देयरफॉर इट शोज TIR एंड एमर्ज कहां से कहेगा अभी, एंड एमर्ज फ्रॉम BC। फेस BC से। मतलब देखो तो ये वाली रे यूं जाएगी, ये वाली रे, सो ये मैं गलत बना गया क्योंकि 2 3 है ना भाई, तो 2 3 क्या हो जाएगी, ये वाली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो BC से निकलेगी बाहर। हो जाएंगे ये क्वेश्चन जस्टिफाई विद आंसर कैलकुलेशन के साथ, तो आपको इसमें मैं कैलकुलेट करके देना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन ना कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कॉमन से क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछे गए ना। ये वाला क्वेश्चन डेरिवेशन है, मैं क्लास नोट्स में देख लेना, करवा चुका हूं मैं, कर दोगे ना ये सिंपल डेरिवेशन है? यस सर। ठीक, अब आगे ध्यान दो। एक ही क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट P। एक बीम ऑफ लाइट है, वो P पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ये है P पॉइंट, P पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। A lens is placed in the path of the convergent beam, ये convergent beam है, इसके पाथ में एक लेंस रख दिया है, और P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले वाले केस में वो लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस। तो अगर मैं 12 सेंटीमीटर पहले कन्वेक्स लेंस लगता हूं, तो कन्वेक्स का काम क्या है, कन्वर्जिंग करना। तो ये पहले ही कन्वर्ज कर देगा, और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा इसे, तो P पॉइंट आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा या पीछे की ओर होगा, P से पहले बिफोर ही कन्वर्ज हो जाएगा ना, और ज्यादा तेजी से कन्वर्ज होगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों ने गलती क्या की हुई थी, U की वैल्यू नेगेटिव ली थी, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये जो P है इस लेंस के लिए, ये P एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे U क्या होगा, क्योंकि U ये वाली डिस्टेंस है, तो ये प्लस का 12 लिखोगे, प्लस का 12। V हमें निकालना है, कहां पे कन्वर्ज करेगा, फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है। कितना दिया हुआ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, प्लस का 20। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा बोलिए, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। तो माइनस का 1/u, u कितना है 12, प्लस का v, और f कितना है 1/20 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस में 1/12, एलसीएम देखो तो 60 का आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 60/8, जो कि 7.5 होता है। इतनी क्या है, सेंटीमीटर। तो अब बताओगे, देयरफॉर हियर द रे कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज बिफोर P, P से पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा, बिफोर P एट P डेज पे। एंड पता होना चाहिए P डेज कितना है, P डेज ये वाली डिस्टेंस। तुम देखो तो ये P जो पॉइंट आया वो अभी हमने निकाला V, जो कि 7.5 आया है, तो ये 12 माइल से 7.5 घटा दो तो 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले 12 सेंटीमीटर लेंस से 12 सेंटीमीटर पे होता था, अब 7.5 पे होता है, यानी कि पहले वाले पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर बिफोर ही हो गया। तो इसमें मैं आंसर इसका दोगे। और दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या दिया होगा, ध्यान देना सेकंड वाले पार्ट में। अब ये कह रहा है कि कन्वर्ज जब कर रहा है ये, यहाँ पे क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो मैंने बताया ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह आपको कहेगा P, और मैंने सेकंड वाले केस में कॉनकेव लेंस लगा दिया।
अच्छा ये बताइए कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो अगर ये इसका डाइवर्जिंग नेचर है तो ये इसे डाइवर्ज कर देगा ना, डाइवर्ज करने की वजह से ये अब आगे की ओर कन्वर्ज होगा इस वाले पॉइंट पे, मान लो क्यू पॉइंट पे, है ना, ऐसे ही होगा ना भाई, क्योंकि डाइवर्ज किएगा, ये कन्वर्ज करना था इसी वजह से पहले ही कन्वर्ज कर दिया, और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज किएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू कितना है यहाँ पे, क्योंकि रे के एलोंग है ना, तो प्लस का वी ही लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस का 12, सॉरी वी हमें निकालना है फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव है तो कॉनकेव का नेगेटिव होता है, माइनस का 16। अब फॉर्मूला यूज होगा माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। ध्यान देना माइनस का ये प्लस का 12 ही लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1/v, और फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 16 है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना हो गया, कोई बताएगा, 1/16 माइनस प्लस का 1/12, एलसीएम देखोगे तो आपके पास 48 आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, और ये प्लस का 4 आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/48, यानी कि 48, सॉरी। तो 48 का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले वो 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही थी, अब वो 48 पे होगी। तो देयरफॉर नाउ द बीम कन्वर्ज कर जाएगा, कहां पे भी, कन्वर्ज अवे फ्रॉम पी से, पी से अवे कन्वर्ज करेगा एट क्यू पे। तो देयरफॉर यहाँ पे पी क्यू कितने डिस्टेंस बनेगा, अगर पी से क्यू तक की डिस्टेंस देखो, ये टोटल डिस्टेंस हमने वी निकाली और वो कितनी आएगी 48, तो 48 में से 12 घटा दो, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा, कोई डाउट है यहाँ तक। ये क्वेश्चन दोनों आए हुए सीबीएसई में, दो अलग अलग पार्ट बन के, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन थे ये, मैंने कंबाइंड एज इट इज एनसीईआरटी का उठा के दिया था, तो मैंने 3 नंबर का दे दिया इसे। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बताइए मुझे। इसमें Yes, बस sir. ये पता होना चाहिए कहाँ पे u प्लस लोगे, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसी वजह से u प्लस लेंगे, और नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो u माइनस का लेते हैं, ज्यादातर हमने u माइनस लिया हुआ है, मगर क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसी वजह से प्लस होगा यहाँ पे। चलो एक ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम बच्चों से नहीं होता सॉल्व, ठीक है, और वैसे आपके ये प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, स्कूल में प्रैक्टिकल का भी ये पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन। इसे दो केसेज में पढ़े जाएंगे ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। तो मैं याद हो तो मैंने बताया था एक बार कि अगर कोई मिरर है नीचे और ये कोई लेंस है खाली, ये एक्सिस है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक इसके कोइंसाइड हो जाती है, तो कोई बताएगा वो पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है या नहीं होता, पहले ये बताइए। तो याद रखना यहाँ पे फोकल पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, वो फोकल पॉइंट होता है। कैसे पता वो फोकल पॉइंट है, उसके लिए रे डायग्राम देखते हैं। ध्यान दो, मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये जाएगी रे, और अगर ये फोकस है तो यहां से पैरेलल निकल जाएगी। अब ये पैरेलल रे तुम देखो तो मिरर पे तो नॉर्मल हो गया, तो ये क्या कर देगा, रिट्रेस कर देगा इसके पाथ को, जिसकी वजह से वापस यहीं पे इमेज बनेगी। सिमिलरली ये पैरेलल जाएगी तो ये वापस इसे रिट्रेस कर देगा। कोई डाउट है बताइए मुझे। तो जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाए वो फोकल पॉइंट होता है। याद रखना इस वाले केस में जहां पे भी इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में कोइंसाइड हो जाए वो कौन सा पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है, याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो क्या गया, द फिगर शोज अ इक्विकन्वेक्स लेंस, इक्विकन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, गिलास का है वो लेंस, मान लो 1.5 दिया हुआ है, इन कॉन्टेक्ट विद द लेयर ऑफ लिक्विड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। यानी कि यहाँ पे ध्यान दो, एक ये लेंस है, ये मिरर है, और बीच में पानी है, लिक्विड है, बीच में लिक्विड है। तो आप देखो तो ये एक तरह से दो लेंस की तरह काम कर रहा है ना,
कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, एक तो ऊपर वाला लेंस हो गया और दूसरा नीचे वाला कॉनकेव लेंस हो गया, है ना भाई, दो लेंस हो गया ना। एक तो ऊपर जो लेंस है वो ग्लास का है और जो नीचे वाला लेंस है वो लिक्विड का है, दो लेंसेज हो गए। तो अब इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया हुआ है, ध्यान दो, आगे पढ़ो। ए स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे इसकी टिप है, इसे मूव किया है मैंने अलोंग द एक्सिस, ये मूव करवाता हुआ लेके आया हूं मैं अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड टू बी ऑन द नीडल, जब तक कि इसकी इन्वर्टेड इमेज उसी नीडल पे ना बन जाए तब तक मैंने इसे मूव करवाया, ठीक है, जब तक कि दोनों एक ही पॉइंट पे ना आ जाए। तो वो मैंने देखा कहाँ पे हुआ है, 45 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे हुआ है, 45 पे। तो यानी कि इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ कितना हो गया, 45। तो अगर मैं देखूं केस 1 से, पहले वाले केस से हमें क्या मिला, कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ मिला हमें, और वो कितना है कंबाइंड फोकल लेंथ भाई, 45 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है कंबाइंड यहाँ पे, क्योंकि 1/f इक्वल टू दो टाइप के लेंस है, एक तो ग्लास का है, दूसरा लिक्विड का है, ये लिक्विड का, इन दोनों का इफेक्टिव कितना आया, 1/45, नंबर दे दो इसे 1। नो अब केस 2 ध्यान दो, केस 2 में ये कहता है कि केस 2 यहां से स्टार्ट है, द लिक्विड इज रिमूव, अगर मैं लिक्विड को रिमूव कर दूं एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, और मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं एंड न्यू डिस्टेंस इज मेजर टू बी, अब ध्यान दो बीच में से लिक्विड हटा दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ लेंस है और मिरर है, तो अब लिक्विड हटा दिया, तो ऐसा करने पे वो कहां पे कोइंसाइड कर रहा है इमेज, 30 पे, यानी कि ये 30 क्या है, उस ग्लास वाले की फोकल लेंथ होगी, क्योंकि फोकल लेंथ भी ऐसा होता है, तो ग्लास की फोकल लेंथ इतनी होगी। अच्छा तुम्हें याद हो कि ग्लास का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, वो क्या था, म्यू ऑफ ग्लास माइनस में 1 बाय, ध्यान दो इसके दो रेडियाई बनेंगे, यहाँ पे R1 माइनस में 1/R2, पता चाहिए यहाँ पे R1 क्या है, प्लस का R है, तो R2 क्या है, माइनस का R है, इक्विकन्वेक्स लेंस का पता है, R1 इस साइड की डिस्टेंस प्लस की होगी, R2 ऊपर की साइड की डिस्टेंस माइनस की होगी। तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो हो गया 1.5 माइनस में 1, और ये 1/R1 R हो गया, माइनस में 1 माइनस का R हो गया, और ये कितना है 1/30। तो यहां से मैं उसका रेडियस निकाल लूं, 1/30 इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 इंटू में 2/R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। ये मैंने क्यों निकाला R, क्योंकि मुझे इस लेंस का लिक्विड वो निकालना है, फोकल लेंथ। नो अब ध्यान दो, इसी नंबर दे दो 2, इसी नंबर दे दो 3, पुट कर दो मैं 2 in 1 को, 1 में पुट कर दो, तो 1 में पुट करूंगा तो एफ ऑफ वॉट ग्लास, ग्लास का फोकल लेंथ कितना है 30, प्लस में एफ ऑफ लिक्विड आ जाएगा यहाँ पे, लिक्विड का, और इक्वल टू 1/45। तो 1/f ऑफ लिक्विड अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या हो गया, 1/45 माइनस में 1/30 आ गया, तो एलसीएम देखूंगा तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे देखो तो 90 का आ गया एलसीएम, और ये कितना आ गया 2 माइनस में 3, तो माइनस का 1/30 90 आ गया। अच्छा माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर मैं लिक्विड की शेप देखूं तो लिक्विड इस शेप में है, ये देखो तो कॉनकेव है, इसके लिए जो R1 है वो माइनस का R होगा, और R2 कितना होगा, प्लस का इनफाइनाइट होगा। तो तुम्हें पता है इसका अगर मैं फोकल लेंथ का 1/f ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड निकालू तो ये क्या आएगा, म्यू ऑफ लिक्विड माइनस में 1/R1, वो क्या है माइनस का R है, प्लस में 1/R2 माइनस का, ये इनफाइनाइट हो गया, इक्वल टू माइनस का 1/90। वैल्यू पुट करूंगा, लिक्विड का माइनस में 1, और ये कितना है माइनस का 1/R, R यहां से निकाला था हमने इक्वेशन थर्ड से, 30 इक्वल टू माइनस का 1/90। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ लिक्विड माइनस में 1 इक्वल टू, इससे ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आ गया। तो म्यू ऑफ लिक्विड कितना आ गया भाई, 1 प्लस में 1/3, जो कि कितना आ गया 4/3 हो गया। तो इस वे में ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, हो जाएगा बताइए मुझे। यस सर, सर अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस लगा दी होगी बेटा, वो उसे याद हो गया। चलो यहाँ तक कोई डाउट है, हो जाएंगे ये।
नो सर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ना इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती की थी और एक इसमें, इन दोनों क्वेश्चन को देख लो। ये कहता है लाइट कैन नॉट इजिली एस्केप आउट फ्रॉम द डायमंड। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल एंगल है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एयर, पता है ना, मैंने ये थ्योरी पार्ट में बताया भी था ब्राइटनेस ऑफ डायमंड में। मैंने बताया था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है 2.24, तो इसकी वजह से इसका क्रिटिकल एंगल क्या आता है, बहुत कम आता है, जो कि कितना होता है अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री के आसपास होता है। इतने कम क्रिटिकल एंगल पे अगर कोई रे एक बार एंटर कर गई तो वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर क्रिटिकल वो रिफ्लेक्शन शो करती है। याद आया? तो इसका आंसर आएगा बी। ज्यादा बच्चों ने डी लगाया था जो कि गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे एंटर की बात नहीं करते। एक बार तो रे जब एंटर होती है तो क्रिटिकल एंगल का कोई काम ही नहीं, मगर जब वो एंटर हो चुकी है तो बाहर निकलते समय हम देखना होता है कि इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल होना चाहिए, और वो मोर देन तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा हो। तो यहाँ पे बहुत छोटा एंगल होता है, इसी वजह से वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरा क्वेश्चन 17, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि डायमंड इज इमर्ज इन द लिक्विड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वाटर, देन क्रिटिकल एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुम्हें पता है क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है, अगर मैं देखूं साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय म्यू ऑफ डायमंड होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जिसमें रखा है, और ये क्या हो गया म्यू ऑफ डायमंड डिवाइड बाय म्यू ऑफ मीडियम। मीडियम ऊपर जाएगा तो साइन सी, अगर मैं देखूं तो म्यू ऑफ मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ डायमंड हो गया। अब तुम्हें पता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बढ़ा दिया, तो सी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना मीडियम के। तो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने बढ़ा दिया, यहाँ पे कह रहा है कि लिक्विड में रखा है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है पहले वाले मीडियम से, तो पहले से अगर ज्यादा यानी कि बढ़ा दिया तो सी भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। इसी वजह से इसका आंसर आया डी। अच्छा अब सुनो, आज की क्लास लेट हो गई है तुम्हारी, क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी, वहां पे टाइम पे स्टार्ट हो गई थी और क्वेश्चन सब हो गए थे। जहां से ये वाला टॉपिक बच गया है, इसे जरा सा देख लोगे, है 5 मिनट का टाइम? बोलिए। यस सर। देख लो, क्योंकि कल से फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ही आ जाओ सीधा। यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें मैंने वहां पे डायग्राम बनवा दिया है, बस लिखवाया कुछ भी नहीं, फिर भी समझो क्या है। यहाँ पे क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो एमिट करेगा वेव फ्रंट को। वेव फ्रंट किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन, और इसमें ये तो है क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो यहाँ पे 2 स्लिट है, एस से ये स्लिट, और यहाँ पे 2 S1 और S2 स्लिट है। S1 और S2 बिहेव करता है जो कोहेरेंट, तो जब वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो इस वेव फ्रंट के सेकेंडरी वेवलेट बन जाते हैं जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव को एमिट करेंगे। अगर तुम देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, कि मैं दोबारा बता दूंगा कल, क्योंकि इस फिगर में दिखाई नहीं रहा। चलो आज के लिए इतने ही रहने दो, ये फिगर बना सको तो बना लेना, अदरवाइज कल देखते हैं इसे। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है। ऐड कर दूं मैं? यस सर। यस सर। मेरी अभी कंपटीशन की क्लास है, बच्चे बैठे हुए हैं।